नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोर ऑफ बुक्स पर। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। यू आर नॉट बॉर्न टू सफर बाय ब्लेक डी बॉर। इस किताब में जीवन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, उन पर आधारित एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो पहले अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग से अनजान था, धीरे धीरे खुद को समझने और अपनी असली पहचान को अपनाने के साथ साथ सफलता, संतुष्टि और आंतरिक शांति की ओर बढ़ता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पर्पस ऑफ सफरिंग हीलिंग। राहुल की जिंदगी हमेशा एक स्ट्रगल रही थी। बचपन से ही उसने पावर्टी देखी, माता पिता के फाइट सुने और स्कूल में खुद को दूसरों से इंफीरियर महसूस किया। जब वो बड़ा हुआ तो उसे लगा कि जिंदगी केवल पेन और प्रॉब्लम्स का दूसरा नाम है। व्हाई इज लाइफ सो अनफेयर टू मी? उसने कई बार खुद से पूछा। उसे लगता था कि उसकी सफरिंग का कोई एंड नहीं है। लेकिन एक दिन जब राहुल पूरी तरह ब्रेक डाउन हो चुका था, उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग संत से हुई। वो एक शांतिपूर्ण झील के किनारे बैठे थे, आंखें बंद किए, जैसे किसी गहरे थॉट में खोए हों। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपना दर्द उनसे साझा किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पेन इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। राहुल चौंक गया। हाउ? दिस पेन इज रूइनिंग माई लाइफ। संत ने एक छोटा सा सीड उठाया और कहा, अगर यह सीड मिट्टी में गहराई तक न दबे, धूप और बारिश का सामना न करे, तो यह कभी एक बड़ा ट्री नहीं बन सकता। उसी तरह तुम्हारे लाइफ की डिफिकल्टीज तुम्हें स्ट्रांग बना रही है। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि स्ट्रगल्स उसे ब्रेक करने के लिए नहीं, बल्कि बिल्ड करने के लिए है। द वाउंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती, वो सोचता, दिस इज नॉट हैपनिंग टू मी, दिस इज हैपनिंग फॉर मी। धीरे धीरे उसने अपने पेन को समझना और एक्सेप्ट करना सीख लिया। चैप्टर 2, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ। राहुल ने अब यह तो समझ लिया था कि दर्द एक शिक्षक की तरह होता है, लेकिन एक और समस्या थी, वो खुद को पसंद नहीं करता था। हर बार जब वो आईने में देखता, उसे अपनी कमियां ही नजर आती। उसकी सोच कुछ ऐसी बन चुकी थी, मैं दूसरों से कम हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन ऑफिस में उसकी गलती से एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। बॉस ने सबके सामने डांटा और उसके सहकर्मी उसे इग्नोर करने लगे। राहुल का कॉन्फिडेंस पूरी तरह गिर गया। उसने सोचा, शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। उसी शाम राहुल पार्क में बैठा था जब वही बुजुर्ग संत वहां आए। उन्होंने राहुल का उतरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने अपना हाल सुनाया और कहा, मैं दूसरों जितना स्मार्ट, टैलेंटेड या सक्सेसफुल नहीं हूं। मैं खुद को पसंद नहीं करता। संत मुस्कुराए और अपनी जेब से एक 500 रुपए का नोट निकाला। उन्होंने पूछा, क्या तुम इसे चाहते हो? राहुल ने तुरंत कहा, हां, ये तो वैल्यूएबल है। संत ने नोट को मोड़ा, उसे जमीन पर गिराया, उस पर पैर रखा और फिर उठाकर दिखाया। अब? राहुल बोला, अब भी ये 500 रुपए ही है। संत ने कहा, बिल्कुल, चाहे इसे जितना भी मोड़ा जाए, गिराया जाए, ये अपनी वैल्यू नहीं खोता। ठीक वैसे ही तुम कितनी भी गलतियां करो, लोग तुम्हें कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करें, तुम्हारी वैल्यू कभी कम नहीं होती। राहुल को पहली बार समझ आया कि सेल्फ वर्थ बाहर की दुनिया से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। यू योरसेल्फ, एज मच एज एनीबडी इन द एंटायर यूनिवर्स, डिजर्व योर लव एंड अफेक्शन। उस दिन के बाद राहुल ने खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू किया जैसे वह था। उसने अपनी मिस्टेक्स को सीखने के मौके की तरह देखा और सबसे जरूरी चीज, उसने खुद को रिस्पेक्ट करना सीख लिया। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर सेल्फ डाउट। राहुल अब खुद को पहले से ज्यादा एक्सेप्ट करने लगा था, लेकिन एक चीज अभी भी उसे रोक रही थी, डर और खुद पर शक। जब भी कोई नया मौका आता, उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? एक दिन
उसके ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन देने का मौका आया। राहुल चाहता था कि वो इसे ले, लेकिन डर के मारे उसने पीछे हटने का फैसला किया। मैं इतने लोगों के सामने बोल ही नहीं पाऊंगा, सब मजाक उड़ाएंगे, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसी शाम जब वो पार्क में बैठा सोच रहा था, संत फिर से वहां आए। उन्होंने राहुल के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, आज क्या परेशानी है? राहुल ने कहा, मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगा, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। संत मुस्कुराए और पास पड़े एक छोटे बच्चे की ओर इशारा किया, जो पहली बार बाइसिकल चलाने की कोशिश कर रहा था। बच्चा बार बार गिर रहा था, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश कर रहा था। संत बोले, अगर यह बच्चा गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ देता तो क्या कभी सीख पाता? राहुल ने जवाब दिया, नहीं, उसे बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। संत ने कहा, फिर तुम क्यों डर रहे हो? हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन जो लोग डर से आगे नहीं बढ़ते वे कभी सीखते ही नहीं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू एक्ट डिस्पाइट इट। नेल्सन मंडेला। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसे फेस करना। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर प्रेजेंटेशन देने का फैसला किया। वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो। जब उसने बोलना शुरू किया तो शुरुआत में घबराहट थी, लेकिन धीरे धीरे वो सहज हो गया। प्रेजेंटेशन शानदार रही और उसे सभी ने सराहा। उस दिन राहुल ने सीखा कि डर कोई रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का संकेत है। चैप्टर 4, हीलिंग द पास्ट, लेटिंग गो। राहुल की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। उसने खुद को एक्सेप्ट करना और डर से बाहर निकलना सीख लिया था, लेकिन एक चीज अभी भी उसे पीछे खींच रही थी, उसका अतीत। जब भी वो अकेला होता, पुरानी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती। बचपन में उसके माता पिता के झगड़े, स्कूल में सहपाठियों का बुलिंग और वो दिन जब उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दिया था। उसे लगता था कि वो कभी इन यादों से फ्री नहीं हो पाएगा। एक दिन राहुल फिर से संत के पास गया और बोला, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा पास्ट मुझे छोड़ता ही नहीं। संत ने मुस्कुराकर एक ग्लास उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर उन्होंने राहुल से कहा, इसे पकड़ कर रखो। राहुल ने ग्लास पकड़ा। कुछ मिनट बाद संत ने पूछा, क्या तुम्हें कोई फर्क महसूस हो रहा है? राहुल ने कहा, नहीं, ये तो हल्का है। संत ने फिर कहा, अब इसे और देर तक पकड़ो। 20 मिनट बाद राहुल की कलाई में पेन होने लगा। उसने कहा, अब यह भारी लग रहा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे दर्द बढ़ता रहेगा। यही तुम्हारे पास्ट के साथ हो रहा है, तुम उसे छोड़ नहीं रहे, इसलिए वो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। राहुल चौंक गया, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। संत ने आगे कहा, होल्डिंग ऑन टू द पास्ट इज लाइक कैरिंग अ हेवी बर्डन। द मोमेंट यू लेट गो यू फील फ्री। राहुल ने समझ लिया कि पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है और वह चाहे तो उसे पकड़कर तकलीफ उठा सकता है या उसे जाने देकर पीस महसूस कर सकता है। उस दिन के बाद जब भी पुरानी यादें उसे परेशान करती, वो खुद से कहता, ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इसे छोड़ रहा हूं। और धीरे धीरे उसने अपने अतीत को हील करना शुरू कर दिया। चैप्टर 5, द पावर ऑफ थॉट्स, इमोशंस। राहुल अब अपने अतीत को छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक और चुनौती सामने आई, उसके थॉट्स और इमोशंस। वो अक्सर महसूस करता कि उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। एक ओर तो वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर उसके मन में नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस उठते रहते थे। एक दिन जब राहुल ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक उसे एक ईमेल मिला। उसका एक और प्रोजेक्ट फेल हो गया था। उसकी आत्मशंका और एंजाइटी ने उसे घेर लिया। उसे लगा कि वो कभी भी कुछ सही नहीं कर सकता। आई एम जस्ट नॉट गुड इनफ। तभी संत एक बार फिर से राहुल से मिलने आए। उन्होंने राहुल का तनाव देखा और पूछा, क्या हुआ? राहुल ने कहा, मेरे मन में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स हैं, मैं हर बार खुद को डाउट करता हूं। संत मुस्कुराए और एक कप चाय का सिपिंग करते हुए बोले, तुम एक बर्तन की तरह हो जो हमेशा पानी से भरा हुआ है। अगर तुम उसमें और पानी डालोगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने मन में सिर्फ नकारात्मक विचार डालोगे
तो वो तुम्हारे बाहर के वातावरण में भी फैल जाएंगे। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन संत ने आगे कहा, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे रियलिटी को शेप करते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारी दुनिया भी सकारात्मक होगी। वॉट यू थिंक यू बिकम। राहुल ने इस पर विचार किया और सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? संत ने फिर कहा, तुम्हारे मन के विचार तुम्हारे इमोशंस को जन्म देते हैं, और जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो तो तुम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। राहुल ने सोचा कि वो इस पर काम करेगा। उसने अपने माइंडफुलनेस और पॉजिटिव अफर्मेशंस पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन सुबह उठते ही वो खुद से कहता, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, आई एम कैपेबल एंड आई एम इनफ। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि उसके मन में नेगेटिव थॉट्स का असर कम हो गया था। अब जब कोई मुश्किल आती तो वो पहले से ज्यादा शांत रहता और सोचता, आई कैन हैंडल दिस। चैप्टर 6, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। राहुल ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव महसूस किए थे। वो अब अपने पास्ट को छोड़ चुका था और नेगेटिव थॉट्स पर काबू पा चुका था। लेकिन एक और समस्या थी, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में चिंता करता रहता था। राहुल के मन में यह सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या मैं कल के लिए तैयार हूं? क्या मैं अगले महीने के लिए सही कदम उठा रहा हूं? वो अपने अगले कदम के बारे में सोचते सोचते अब को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता था। एक दिन जब वो पार्क में घूम रहा था, संत फिर से उसके पास आए। उन्होंने राहुल का ध्यान उस पल में खोया हुआ देखा और पूछा, क्या तुम जान पाए हो कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? राहुल ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, मैं आगे के लिए ज्यादा सोचता हूं और इस पल में खो जाता हूं। संत मुस्कुराए और आसपास बगीचे में खेल रहे बच्चों की ओर इशारा किया। देखो ये बच्चे, ये पूरे दिन में बस इसी पल में रहते हैं। इनके पास कल और कल की चिंता नहीं है। यही तो सच है राहुल। राहुल ने जवाब दिया, लेकिन अगर हम आगे के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या हम अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे? संत ने कहा, वो सही है, लेकिन अगर तुम हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचोगे तो तुम कभी भी इस पल का आनंद नहीं ले पाओगे। तुम्हारे गोल्स तभी पूरे होंगे जब तुम अपने आज में पूरी तरह प्रेजेंट रहोगे। द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली टाइम ओवर विच वी हैव डोमिनियन। राहुल को यह समझ में आया कि यह पल ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब उसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसने ये जाना कि जो भी हम करते हैं, अगर हम पूरी तरह से उसमें उपस्थित होते हैं तो हम उस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राहुल ने सुबह की चाय पीते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त और दोस्तों के साथ वक्त बिताते वक्त पूरी तरह से प्रेजेंट रहने की कोशिश की। उसे समझ में आया कि जो काम वो अब करता है वही उसे भविष्य में अच्छी दिशा देगा। चैप्टर 7, एम्ब्रेसिंग चेंज, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। राहुल की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड और शांत हो गई थी, लेकिन एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, परिवर्तन। वो अक्सर सोचता था, क्या यह बदलाव मेरे लिए अच्छा होगा? क्या मैं इसे सही तरीके से संभाल पाऊंगा? राहुल को हमेशा अपने जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करने की आदत थी। वो चाहता था कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, चाहे वो काम हो, दोस्ती हो या उसका करियर। वो सब कुछ परफेक्ट और सही दिशा में देखना चाहता था। लेकिन एक दिन उसके ऑफिस में अचानक एक बड़ा बदलाव हुआ। उसकी प्रमोशन को रद्द कर दिया गया और उसकी टीम में कुछ बड़े फेरबदल हुए। राहुल ने सोचा, यह बदलाव तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, यह मेरी मेहनत का सही फल नहीं है। वो परेशान हो गया। उसकी मेहनत और समय को लेकर उसकी सोच कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी। फिर एक दिन संत उसके पास आए और उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, राहुल, जीवन में बदलाव एक निश्चित प्रक्रिया है। हम जितना इसे रेजिस्ट करते हैं उतना ही हमारा दुख बढ़ता है। जीवन को एक्सेप्ट करो जैसा वह है। राहुल ने कहा, लेकिन अगर मैं बदलाव को एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। संत मुस्कुराए और कहा, राहुल, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारी सोच और भावनाओं पर है। दुनिया के अन्य पहलू पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। जब तुम ये समझ जाओगे तो बदलाव से डरना बंद कर दोगे। द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल लाइफ, द मोर लाइफ कंट्रोल्स यू। राहुल को यह बात सही लगी। उसने सोचा कि वो अब बदलाव को एम्ब्रेस करेगा और जीवन को उसके हाल पर छोड़ देगा। वो जानता था कि चाहे जो भी हो, उसे अपने लिए सबसे अच्छा करना होगा। कुछ दिनों बाद
जब राहुल ने अपने नए काम को अडेप्ट किया तो उसने पाया कि यह बदलाव उसके लिए एक नया अवसर लेकर आया था। उसकी नई टीम के साथ काम करते हुए वो पहले से ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव महसूस कर रहा था। राहुल ने सीखा कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर चिंता करने से बेहतर है उसे सहजता से स्वीकारना। चैप्टर 8 लिविंग विद पर्पस फुलफिलमेंट। राहुल ने अपने जीवन में बहुत से बदलाव किए थे। वो अब प्रेजेंट में जीने लगा था, अतीत को छोड़ चुका था और भविष्य के बारे में चिंता कम कर दी थी। फिर भी एक सवाल उसके मन में था, क्या मैं अपनी जिंदगी में असल में कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूं? राहुल को अब यह समझ में आ गया था कि केवल अपने काम और दिन प्रतिदिन की जिंदगी में ही खो जाने से उसे सच्ची संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो खुद को पूरी तरह से फुलफिल महसूस नहीं कर रहा था। एक दिन संत फिर से राहुल से मिले और देखा कि वो अभी भी थोड़ी लॉस्ट नजर आ रहा था। संत ने उसे कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन किए हैं, लेकिन अब तुम्हें उस बदलाव के पीछे का पर्पस समझने की जरूरत है। राहुल ने कहा, मैं हमेशा यही सोचता रहा कि अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो मुझे खुश रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, सक्सेस विदाउट पर्पस इज लाइक अ शिप विदाउट अ डेस्टिनेशन। जब तक तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा नहीं होगा तुम्हें असली संतुष्टि नहीं मिलेगी। राहुल ने पूछा, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा उद्देश्य क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, सवाल ये नहीं है कि तुम्हें उद्देश्य मिल जाएगा, बल्कि यह है कि तुम क्या करने से सबसे ज्यादा जॉय महसूस करते हो। उस जॉय को पहचानो। तुम्हारा पर्पस वही है। When you live with purpose, every step you take has meaning. Anonymous। राहुल ने उस दिन से अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की कोशिश शुरू की। वो जानता था कि उसे सिर्फ पैसे कमाने या करियर में सफलता पाने से अधिक कुछ करना चाहिए था। वो अपने पैशन को पहचानने के लिए समय बिताने लगा, मनोविज्ञान और दूसरों की मदद करना। धीरे धीरे राहुल ने अपने ट्रू पर्पस को समझा और उसे अपनाया। उसने एक नॉन प्रॉफिट संगठन शुरू किया जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक करता था। जब उसने ये काम शुरू किया तो उसे असली संतुष्टि और फुलफिलमेंट महसूस हुआ। वो जानता था कि अब वो जो कर रहा था वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी था। चैप्टर 9 लिविंग इन अलाइनमेंट विद योर ट्रू सेल्फ। राहुल अब जान चुका था कि उसका उद्देश्य केवल करियर या सक्सेस नहीं बल्कि अपनी असली पहचान को जानना और उसे जीना था। लेकिन एक और चुनौती सामने आई। वो अपनी असली पहचान से पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। कभी कभी उसे लगता था कि वो खुद से दूर जा रहा है। राहुल की दिनचर्या अब बेहतर थी, लेकिन वो कभी कभी महसूस करता था कि उसकी अंदरूनी आवाज उसे सही दिशा में नहीं ले जा रही। उसे डर था कि कहीं वो फिर से अपनी असली पहचान से डिस्कनेक्ट न हो जाए। एक दिन संत फिर से उसके पास आए। उन्होंने राहुल का चेहरा पढ़ा और पूछा, क्या तुम महसूस कर रहे हो कि तुम अपनी असली पहचान से बाहर जा रहे हो? राहुल ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं कभी कभी महसूस करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरी सच्ची पहचान से मेल नहीं खाता। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे सच में क्या करना चाहिए। संत ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, राहुल, तुम्हारी असली पहचान वह है जिसे तुम अपने दिल से महसूस करते हो, ना कि वह जो तुम्हारी बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं हैं। जब तुम खुद से जुड़े रहोगे तब तुम जान सकोगे कि तुम क्या करना चाहते हो। राहुल को संत की बातों में गहरी सच्चाई महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानने के लिए समय दे रहा हूं? संत ने फिर कहा, तुम्हारी असली पहचान को पहचानने के लिए तुम्हें अपने डर और समाज की अपेक्षाओं को छोड़ना होगा। तुम्हारी हार्ट और सोल वही है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। When you align with your true self, everything you do becomes effortless and natural. राहुल ने यह समझा कि वो हमेशा अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करेगा। उसने एक जर्नलिंग की आदत डाल ली जिसमें वह अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता। इसने उसे अपने अंदर के सच को पहचानने में मदद की। कुछ महीनों बाद राहुल ने महसूस किया कि वो अब पूरी तरह से अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ा हुआ था। वो जो भी करता उसमें एक ऑथेंटिसिटी और पीस थी। उसने जो संगठन शुरू किया था वो अब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी और संतुष्टि देने वाला बन चुका था। वो जानता था
कि जब वो अपने असली स्वरूप से जुड़ा रहेगा तो उसकी जिंदगी और भी बेहतर होगी। चैप्टर 10 लिविंग विद ग्रैटिट्यूड एक्सेप्टेंस। राहुल ने अपने जीवन के कई पहलुओं में बदलाव किए थे, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण पहलू था जिसे उसने पूरी तरह से अपनाना था, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस। वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी में बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी कभी कभी वो छोटी छोटी बातों के लिए आभारी नहीं महसूस करता था। राहुल ने यह समझा था कि सक्सेस और ग्रोथ केवल बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में भी है जो हमें हर दिन मिलती है। फिर भी वो अक्सर अपनी परेशानियों और कठिनाइयों में इतना खो जाता था कि वो अपनी प्राप्तियों के लिए धन्यवाद नहीं कह पाता था। एक दिन संत फिर से राहुल से मिले और उन्होंने देखा कि वो थोड़ा तनाव में था। उन्होंने पूछा, राहुल, तुम अभी भी अपने जीवन में कुछ चीजों को लेकर चिंतित हो? राहुल ने कहा, जी हां, मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं सुधार सकता हूं। बहुत सी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है और मैं उससे परेशान हूं। संत मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुम बहुत कुछ सही कर रहे हो, लेकिन क्या तुम उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी हो जो तुम्हारे पास है? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम उन चीजों को स्वीकार करोगे तो तुम्हारी चिंता कम हो जाएगी? राहुल को थोड़ी चौंकाने वाली समझ आई। उसने संत से पूछा, कैसे? संत ने कहा, जब तुम अपने जीवन को पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हो तो तुम अपनी परेशानियों को भी शांतिपूर्वक देख पाते हो, और जब तुम आभारी होते हो तो तुम अपने जीवन में मौजूद अच्छे पहलुओं को महसूस कर पाते हो। ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। राहुल ने इस बारे में सोचते हुए अपने जीवन के छोटे छोटे पल और चीजों के लिए आभार जताना शुरू किया। उसने अपनी जिंदगी में मौजूद हर छोटी चीज को सराहा, जैसे कि दोस्तों का साथ, परिवार का प्यार और अपनी मेहनत से मिली छोटी छोटी सफलताएं। वो महसूस करता था कि आभार से न केवल उसका मन शांत हुआ, बल्कि उसकी सोच भी सकारात्मक हो गई थी। राहुल ने यह सीखा कि जब आप जीवन के प्रति आभारी होते हैं तो आप न सिर्फ छोटी खुशियों को महसूस करते हैं, बल्कि बड़ी खुशियों की ओर भी बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलें, अपनी सच्चाई से जुड़े और आभार और प्रेम से जीने का निर्णय ले, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आपको इस कहानी और इस किताब से कोई प्रेरणा मिली हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के रिव्यू आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।